हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। चलिए हम ल्यूसेंट की जर्नल फिजिक्स को सॉल्व कर रहे थे। एक्चुअल में ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस में दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। तो हमने साइंस के पहले फिजिक्स को पिक किया है। इसके बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप एमसीक्यू सीरीज़ को सॉल्व कराइएगा, जर्नल साइंस है, इसकी अलग एक बुक आती है, तो उसी बुक को पिक किया है आप लोगों की डिमांड पर। और बुक अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि बुक बेकार हो, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट है और बच के नहीं जाएगा। इसके अंदर आईएएस तक के क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं, आप खुद देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो इसी को ही पिक किया है। इसका लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको भी देखें, उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं उनको भी आप समझें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं एक ऑर्डर वाइज चलते हुए आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन कराए हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर से। 55 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। यहाँ पर आज 56 क्वेश्चन है। यहाँ तक 55 क्वेश्चन मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। आज जो स्टार्ट होने वाले हैं 56 से स्टार्ट होने वाला, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप ध्यान लगा कर सुने, क्योंकि ये फिजिक्स है, ये कोई नॉन टेक्निकल नहीं है कि भाई इसको याद करा दिया रटा दिया, है ना, ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ समझना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ समझोगे तो वो 10 क्वेश्चन क्लियर करा के जाएगी आपके, ऐसा रहता है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, जिसमें हमसे कह रहा है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। देखिए, इसके पीछे की मैंने आपको पूरी फिजिक्स बताई थी कि ऐसा क्यों होता है कि अगर एक व्यक्ति चंद्रमा पर उछल रहा है तो उसका जो उछाल होगा बहुत ज़्यादा हाइट तक जाएगा, जबकि अगर इस दुनिया के अंदर वो उछलेगा तो उसकी हाइट जो होगी उछलने की वो कम होगी। देखिए, उछलने की जो हाइट डिपेंड करती है ना, एक्चुअल में वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से करती है, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण ही डिसाइड करता है कि कितना गुरुत्वीय बल लगा रहा है कोई भी प्लैनेट। तो गाइस, जिस प्लैनेट का, जिस पर्टिकुलर ग्रह का अपना खुद का जी ज़्यादा होगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा, वहाँ पर उछाल उतना ही कम होगा, क्योंकि जो आकर्षण बल है पृथ्वी का या फिर उस पर्टिकुलर ग्रह का वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है जी पर। जी जिसका जितना ज़्यादा होगा उछाल, उसका उछाल जिसको हम बोलते हैं जंप, वो उसका उतना ही कम होगा। अगर बात कर लें अर्थ की और चंद्रमा की, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के साथ कंपैरिजन की जा रही है, तो अगर अर्थ की बात करते हैं जी की, तो भाई जी की वैल्यू अर्थ पर भी हर जगह अलग अलग होती है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो हम इसको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। लेकिन अगर आप जी की बात करोगे, मून की, तो अगर जी मून लिख दिया जाए तो जो अर्थ का जी है उसका 6 गुना कम होता है चंद्रमा पर। इसीलिए चंद्रमा पर अगर कोई बंदा उछलता है तो उसकी बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है, बहुत ऊपर तक जाएगा फिर नीचे को आएगा। तो यही रहता है, सब जी पर डिपेंड करता है, सब कुछ जी है। जी वहाँ बहुत कम है, इसलिए वहाँ वायुमंडल भी नहीं है। ये भी पूछ सकता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है। वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वहाँ पर बहुत कम है, जिसकी वजह से जो गैसेज होती है ना, उनका जो पलायन वेग है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो पलायन कर जाती हैं। जबकि हमारी अर्थ पर जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ अपना खुद का एक भाई अपना एटमॉस्फेयर भी है जिसमें हम लोग रहते हैं, सांस लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये चाचा पकड़े हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनकी चाचा की मेहनत को थोड़ा कम करा दिया जाए। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 20 किलोग्राम के एक वजन को, ठीक है, 20 किलोग्राम का वजन है, जमीन के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर की बात कर रहा है, 1 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए 1 मीटर की ऊंचाई पर, अरे यार दिख ही नहीं रहा, 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य किया गया या फिर कितना कार्य हुआ। देखिए, जमीन से आपने जो है ना वो ऊपर पकड़े हुए है, अगर पकड़े हुए हैं तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है। अगर नीचे से ऊपर को उठाते हैं तब कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ओवरऑल वर्क की बात करा, तो वर्क के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। वर्क तब आता है, इसका कलर ले लेता हूँ, देखिएगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क क्या होता है जिसको हम कार्य बोलते हैं। कार्य जो होता है उसका फॉर्मूला होता है W=F×D और ये कोस थीटा। कार्य जो है वो बल गुणा विस्थापन और थीटा पर डिपेंड करता है। ये थीटा किस किस के बीच का कोण है, ये थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है।
कि बल और विस्थापन में कितना एंगल बना है उसके बीच का कोण है, तो ये कोण पर भी डिपेंड करता। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी, जिसको बोलते हो आप अदिश राशि। क्या बोलते हो आप? अदिश राशि। और आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा कि अदिश राशियां जितनी भी होती हैं उनकी वैल्यू निगेटिव नहीं आती, हमेशा धनात्मक होती है। अगर मैं आपको सदिश राशियों की बात करूं, जिनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, हालांकि ये मेरा एक अलग टॉपिक है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनमें वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इवन जीरो भी हो सकती है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूं। अब अगर बंदा फोर्स लगा रहा है किसी चीज को उठाने के लिए, तो विस्थापन भी होगा, क्योंकि उसने फोर्स लगाया तो विस्थापन भी होगा। तो हम देख लेंगे विस्थापन कितना हुआ और फोर्स हमने कितना लगाया। लेकिन इसके बीच में एक चीज और जाननी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है थीटा। हम ये भी देखते हैं कि बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना बना, उसको भी यहां पर पुट कर दें, तब जाकर हम वैल्यू निकालते हैं। अब सपोज दैट ये चाचा है, इन चाचा ने अब क्या किया है, चाचा ने इसको डंबल को उठाकर ऊपर पकड़े हुए हैं। सिर्फ ऐसा मान लेते हैं कि ये पकड़े ही हुए हैं, ना नीचे कर रहे हैं ना ऊपर कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं, जमीन सब कुछ ऊपर उठा दिया इन्होंने। अब उठाकर पकड़े हुए तो है, इन्होंने ऐसा थोड़ा नहीं किया कि नीचे से ऊपर को उठाए फिर नीचे से ऊपर को उठा रहे, ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा पकड़े हुए हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो भाई जब पकड़े हुए हैं तो ना तो वो विस्थापन कर रहा है ना कोई बल लगा रहा है। बल लगा भी रहा है, पकड़ने जो उसकी मसल्स फोर्स लगा भी रही है बॉडी को रोकने के लिए, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा ना, वो तो रुका हुआ है, विस्थापन नहीं हो रहा। विस्थापन ना होने की वजह से, विस्थापन ना होने की वजह से d इक्वल टू 0 रख दोगे तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगी। जिससे ये पता लगता है कि जब तक विस्थापन नहीं होगा, जब तक विस्थापन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो यहां पर कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए कार्य कितना हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, इसीलिए यहां पर कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि चाचा ने कोई विस्थापन नहीं किया, पकड़े हुए हैं। इसका बड़ा शानदार एग्जाम्पल फिर से मेरे सामने के लिए आ गया। ये भाई साहब हैं, अपनी बाहुबली वाली ताकत दिखा रहे हैं। ये भाई साहब बाहुबली बनना है, दीवार को धक्का लगा रहे हैं। अब ये दीवार कंक्रीट की इतनी ज्यादा मजबूत है, क्या इनके इस बल लगाने से, ये जो बल लगा रहे हैं दीवार की तरफ को अपने हाथों के जरिए जो बल लगा रहे हैं, क्या इस बल की वजह से इस पर्टिकुलर वॉल के दीवार के अंदर विस्थापन आ जाएगा? तो जवाब है भाई विस्थापन तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत दीवार है। तो ये दीवार बिल्कुल नहीं खिसकेगी। जब विस्थापन आएगा ही नहीं तो कार्य कितना होगा भाई, 0 जूल हो जाएगा। अभी समझाया। कार्य होने के लिए ये जरूरी है कि विस्थापन भी हो, हम इसको नेट डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि आपसे एक बात पूछता हूं, एक बंदा है वो सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, मान लेते हैं ए पॉइंट ये है, यहां से स्टार्ट हुआ, वो यहां तक घूमता हुआ गया। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर उससे पूछूं तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मैं यहां से चेक करूंगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब घूमते 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 वापस से वो इसी पॉइंट पर आ गया। अब वो भागा तो है, घूमा भी है, राउंड लगाया, अपने इनिशियल पॉइंट पर आके खड़ा हो गया। तो मैं ये पूछूंगा कि तूने कितना कार्य किया। अब इसका जवाब क्या होगा? जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, इसका आप जवाब जरूर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसने कितना वर्क किया, क्योंकि उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। और राउंड कंप्लीट करने के बाद में बस आपको ये बताना है कि उसने कार्य किया या नहीं किया। कार्य 2 तरह से होता है, बता दूंगा उसके बारे में डिटेल। बस मुझे ये बताएं कि उसने कार्य किया या नहीं किया। वो यहां से स्टार्ट हुआ, घूमते हुआ वापस से यहीं आ गया, तो कितना कार्य किया ये भी आपको बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो जवाब होगा वो ये होगा, कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि भाई विस्थापन नहीं हुआ, दीवार नहीं खिसकी। हाँ, अगर ये एक ले लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं कि अगर दीवार खिसक जाती तो भाई विस्थापन आ गया, विस्थापन आ गया तब कार्य माना जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ हमसे कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति, देखो भाई सब चल रहे हैं ये पहाड़ी की तरफ को, आगे की ओर झुक जाता है। देखिए आगे की ओर झुक गया, आपको लग रहा है ना झुका हुआ? अगर नहीं लग रहा हो तो मुझे बताएं ये आगे की ओर झुका हुआ है या नहीं। सीधा खड़ा तो ये ऐसा होता सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन ये इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है, इतना झुका हुआ है, ये बैंड हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि ये आगे क्यों झुका है, तो आपको बता देता हूं। ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन आया हुआ है ये है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं स्थायित्व, किसको बोलते हैं? स्थायित्व। अब ये बात क्या है, अब आप ये देख करके आंसर टिक मत कर देना भाई, लॉजिक समझो पीछे है, इसके पीछे की साइंस समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एक स्तंभ है, क्या ये रुका रहेगा जमीन के ऊपर? तो जवाब मेरा क्या होगा, बिल्कुल रुका रहेगा, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो इसके बेस से निकल के जा रहा है।
तो ये रुका रहेगा। ठीक है, फिर मैं दूसरा केस ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, यहाँ की बात कर लेते हैं। ये भी मैंने बिल्कुल सीधा बना दिया, थोड़ा तिरछा ले लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रोम्बस की तरह ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, ये बॉडी मैंने थोड़ी सी टिल्ट कर दी। अब बताओ, अब ये बेस था, ये ऐसे रुकी हुई है, अब बताओ इसके साथ क्या होगा। तो आप कहोगे अगर इसका ये सेंटर ऑफ मास है और इसके बेस से निकल कर जा रहा, तब भी ये रुकी हुई होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूं तीसरा केस ले लो। तीसरे केस में क्या है? तीसरे केस में ये है कि ये बॉडी मैंने अभी इतनी टिल्ट कर दी, सरफेस से इतनी टिल्ट कर दी। अब मैं कहूंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास तो ये है। अब ये सेंटर ऑफ मास mg की फॉर्म में यहां लग रहा होगा नीचे की तरफ को, तो उस केस में क्या होगा? तो मैं ये कहूंगा कि अब ये जो लाइन आ रही है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली लाइन है, एक्चुअल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, उसकी दिशा ये आ गई। इसकी वजह से क्या होगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग ये घूम जाएगी, ये रोटेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ये रोटेट। तो यहां पर रोटेशन आ जाएगा, एक तरह से टॉर्क लग जाएगा। और टॉर्क क्या होता है? F इंटू डी। तो टॉर्क लग जाएगा। फोर्स जो है वो mg की फॉर्म में है, mg इंटू डी। यहां पर क्या लग जाएगा? फोर्स लग जाएगा। तो ये रोटेशन दे जाएगी। हाँ, अगर ये लाइन जो आ रही है ये इसके बेस से निकल के जाती, तब टॉर्क नहीं आता। टॉर्क क्यों नहीं आता, इसके पीछे भी यार मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी बतानी पड़ेगी, वीडियो लेंथ ही नहीं करना चाह रहा मैं। लेकिन यहाँ फिलहाल ये समझिएगा कि अगर हम झुके हुए हैं और हमारे सेंटर ऑफ मास की जो लाइन है, मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है, वो हमारे सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। अगर वो हमारे बेस से निकल के जाता तो एक्चुअल में हम नहीं गिरेंगे। लेकिन हम इतने टिल्ट हो जाए, इतने टिल्ट हो जाए, इतने टिल्ट हो जाए कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पैरों से निकल के नहीं जाए, कहीं साइड से आ जाए, तुरंत हम बैंड हो जाएंगे, गिर जाएंगे, टॉर्क आ जाएगा, जिसको बोलते हैं आघूर्ण। तो इसने क्या किया? ये बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा हुआ। अगर ये सीधा खड़े होते भाईजान, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, कहीं ना कहीं ये इस तरह से एक्ट कर रहा होता, जिसकी वजह से ही पीछे को गिर जाते। इसलिए इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए थोड़े झुके, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास इनके बेस से निकल कर गया। इसको मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। जो इनका सेंटर ऑफ मास है वो इनके बेस से निकलने के लिए है। बेस मतलब ये टांगों को बीच, ये इसको बेस बोल रहे हैं। यहां से निकलने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी को बैंड कर दिया। अगर बैंड नहीं करेंगे तो ये अच्छे से नहीं चल पाएंगे, पीछे गिरने का डर रहेगा टॉर्क की वजह से। आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर टॉर्क जो लगता है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी जाती है टॉर्क के अंदर, वो कभी डिस्कशन करूंगा टॉर्क के अंदर। फिलहाल यहाँ पर आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यही रीज़न है कि आप लोगों को वीडियो सारी देखनी है। अगर आप एक एस्पायरेंट है, सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, साइंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा भाई, सारी वीडियो देख लो। आपको अगर फ़ायदा ना हो तो मुझसे कह देना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला वो है ये स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अगला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन क्या है? हमसे कह रहा है कि ये पीसे की मीनार है। ये पीसे की मीनार भाई ये है रियल में, आप जाकर देख सकते हो पीसा के अंदर। तो ये पीसे की मीनार है, ये टिल्ट है। टिल्ट होने के बाद भी क्यों नहीं गिरती? देखिएगा इस बॉडी को, देखिएगा जब तक ये सीधी है तब तक जो इसका सेंटर ऑफ मास है इसके बेस से निकल के जा रहा है। इसको मैंने थोड़ा और घुमा दिया, थोड़ा सा और घुमा दिया। अब सेंटर ऑफ मास क्या है? बेस से निकल के नहीं जा रहा साइड, तो ये भाई बैंड हो जाएगी इस तरह से ऑटोमेटिकली, ये घूम गई। देखो एक बार फिर से, जब तक ये सीधी थी, लेकिन सीधी का मतलब ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो उस पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो बेस से निकल के जा रही है उसकी डायरेक्शन। एक्चुअल में जैसे मैं इसको टिल्ट करूंगा, अब जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो तो अब भी सीजी पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसके। अब जैसे सीजी पे लगा, अब चूंकि सीजी पे लगने वाला फोर्स वो कुछ इस तरह से है ग्रेविटेशनल पुल, जिसकी वजह से वो इसको खींचेगा और खींच के नीचे को आ जाएगी ऐसे। देखो एक बार फिर से देखो, ए लूज हो जाए भाई, ये इस तरह से। तो इसको अगर हम, जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन, सेंटर ऑफ मास पर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, अगर वो बेस से निकल कर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बैंड हो जाएगी, वो गिर जाएगी। लेकिन अगर बेस से निकल कर जाएगा तो कभी नहीं गिरेगी। ऐसे ही इसके साथ है, जो इस पर, जो इसका एक्चुअल में सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो लगने वाला फोर्स है वो इसके बेस से निकल कर जाता है। अगर बेस से निकल कर नहीं जाता, ये अगर कोई इंजीनियर ससुरा ऐसा बना देता तब दिक्कत हो जाती, क्योंकि अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करें यहाँ, तो तब जो फोर्स लगता ग्रेविटेशनल पुल वो ऐसा लगता जो कि इसके बेस से इतनी दूरी पर हो जाता, जिसकी वजह से ये गिर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस पर्टिकुलर केस के अंदर। जो सीजी पर लगने वाला फोर्स है वो इसके बेस से निकल कर जाता, आधार से निकल कर जाता, जिसकी वजह से ये गिरती नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। चलो मैं बता देता हूँ। इसके गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व केंद्र से जाने, गुरुत्व केंद्र इसको बोल रहे हैं, जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो कहाँ से निकल के जाती है? इसके आधार से। अगर ये आधार से निकल कर ना जाती तब कुछ
कुछ सिनेरियो ही अलग होता, ये गिर चुकी होती, इसकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसकी ये गए कि इसका कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग तो गलत बोल दिया। आगे देखते हैं 61 क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपना दिमाग लगाएं, आप अपना दिमाग लगाएं, फिर मैं इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूँ। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन की भरमार है, इस कंपटीशन में पूछे, अब देखो इसके आगे कोई डेट लिखा हुई नहीं है, लेकिन ये अलग अलग कंपटीशन में पूछे गए हैं, अगर आप उठा के देखेंगे तो। मैं इसके पीछे का पहले एक लॉजिक बता देता हूँ। मैं पानी के ऊपर थोड़ी रिसर्च करता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके पास वाटर होता है, वाटर वो मैंने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ले लिया, ये मान लेते हैं V वॉल्यूम का कोई मेरे पास कंटेनर है, मैंने इसको भर दिया, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ये नॉर्मल वाटर है एट ए नॉर्मल टेम्परेचर जो सराउंडिंग का होता है। अब आपने इसको फ्रीज में रख दिया। अब फ्रीज में रखने से होगा क्या, फ्रीज में रखने से ये होगा, जैसे जैसे ये पानी जमेगा इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जैसे जैसे ये बर्फ बनना शुरू हो जाएगा तो इसका जो लेवल होगा ना, लेवल वो एक्चुअल में इंक्रीज कर जाएगा। कलर चेंज करके बताता हूँ ऐसे क्यों होता है, ये भी बता देंगे। तो इसका जो लेवल होगा ना, एक्चुअल में थोड़ा बढ़ चुका होगा, थोड़ा बढ़ चुका होगा, मतलब बर्फ जो है ना ऊपर को आ चुकी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ का जो आयतन होता है ना, वो ज़्यादा होता है पानी से। अगर आपके पास 1 गिलास पानी है, उसका आयतन आपने देख लिया, अब आप 1 गिलास उस पानी को आपने बर्फ में बनाया, तो जब बर्फ का आयतन देखोगे तो उस पानी से ज़्यादा मिलेगा, फैल जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये वाली बात याद रखना। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप बर्फ देखोगे तो बर्फ का जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा बढ़ जाता। ये वाली बात आपको याद रखनी है। वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी थोड़ी उसकी कम हो जाती है, बर्फ की डेंसिटी पानी के मुकाबले कम हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। चलो डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं इसके वॉल्यूम की। तो पानी का जो वॉल्यूम है वो बर्फ का वॉल्यूम है। तो पानी अगर बर्फ की है ना, 1 गिलास पानी का अगर आपने 1 गिलास बर्फ बनाने की कोशिश की है तो जो बर्फ का वॉल्यूम निकल कर आएगा वो ज़्यादा आएगा 1 गिलास से। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रख लेनी है। अब देखिएगा आपके पास एक पाइप है, उस पाइप के अंदर पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ। अब ये बर्फ बननी शुरू हो गई, ठंडी के टाइम की बात है, ये बर्फ बननी शुरू हो गई। अब बर्फ का क्या होगा, वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब ये है जैसे जैसे पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा वो फैलने की कोशिश करेगा। अब अगर उसे कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है निकलने का, उस पर्टिकुलर बर्फ को फैलने का अगर रास्ता नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से जो पाइप है वो फट जाएगा, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं को निकलेगा भाई। तो इसलिए जो पाइप होती है ना, ये फट जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो अंदर पानी है वो बर्फ बनना शुरू हो गया, वो बर्फ फैलती है क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अब जगह है नहीं निकलने के लिए, तो भाई पाइप ऑब्वियसली फटेगी। इसलिए क्या होता है, जो बॉटल्स रखते हैं हम लोग फ्रीज के अंदर या स्पेशली फ्रीजर के अंदर, तो हम थोड़ा गैप देते हैं, हम उसको थोड़ा खाली रखते हैं। खाली इसीलिए ही रखते हैं क्योंकि जब ये पानी बर्फ में बदलना शुरू हो जाएगा तो आप नोटिस करना है कि ये पूरी भर जाएगी बोतल, ये बोतल पूरी भर जाएगी बर्फ से। इसलिए हम ऑब्वियसली ये चीज़ ध्यान में रख के चलते हैं कि यार बर्फ का जो वॉल्यूम होता ज़्यादा होता, बोतल फट नहीं जाए, इसलिए आप थोड़ा गैप दे करके रखते हैं। तो जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व तो कम होगा, लेकिन यहाँ पर घनत्व का रीजन नहीं है, रीजन पकड़ना है हमें। आंसर ये भी ठीक हो जाएगा, बर्फ का जो घनत्व होता है भाई वो कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तैरती है बर्फ, यही रीजन है। पानी के मुकाबले बर्फ का जो घनत्व है वो कम है। घनत्व के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये इसका लॉजिकल आंसर नहीं है। यहाँ पर जो आंसर है इसके वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से है। तो वॉल्यूम वाला देखो, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को फाड़ देती है। नहीं भाई, कठोरता पाइप को फाड़ दे ये रीजन नहीं है। एक्चुअल में बर्फ एक्सपेंड हुई है, पानी एक्सपेंड हुआ सॉरी बर्फ में, तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। भाई ये सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि पानी जो है जमने के बाद अपना आयतन इंक्रीज कर लेता हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि देखो मैंने आपको बताया, अगर आप ऊपर तक पानी भरेंगे और इसको जब आप फ्रीजर में रख देंगे तो जैसे जैसे पानी फ्रीज होना स्टार्ट होगा, तो भाई पानी जैसे जैसे फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका आयतन बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से अगर उसको ऊपर स्पेस ना मिले निकलने का तो बोतल की डार्ट फट जाएगी। लेकिन अगर आपने इतना गैप दे रखा है जितना गैप इन्होंने दे रखा, तो भाई बोतल की डार्ट नहीं फटेगी क्योंकि पानी जब बर्फ बन चुका होगा तब तक ये पूरा एरिया ऑक्युपाइड कर लेगी।
बात समझ रहे हो मेरी? लेकिन अगर आपने पहले से ही भर रखी है ऊपर तक, उसको फिर फ्रीजर में रख दिया, तो ऑब्वियसली इसकी डाट फटनी है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है बर्फ का। तो यहाँ पर ये आपको खुद लगा देना, इसका आंसर आप खुद करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या आंसर है। सीरियसली अगर आप अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं तो भाई लगाएं क्वेश्चन को, जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस लगाएं, आंसर्स करें और अच्छे से समझें। भाई आईएएस ने पूछा था 1994 में, अगर दूसरी परीक्षाएं पूछने तो क्या आप रोक लोगे? नहीं रोकोगे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं चीज़ों को समझ लो, इसका आंसर आपको करना मतलब करना है, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। पीसीएस ने पूछ रखा, क्या करें, मजबूरी है, साइंस है, इंपॉर्टेंट है, थियोरिटिकल थोड़ी ना है कि भाई रट लिया काम चला लिया। चलिएगा लॉजिकल है। इसके बाद 63 क्वेश्चन पे की बात कर लेते हैं, जिसमें कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है। भाई इस क्वेश्चन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको एक लॉजिकल बात बता देता हूं। ये बात जिंदगी भर याद रखना, ये आयतन से रिलेटेड है। पानी की स्पेशल वाटर की ये खास बात होती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो ये अपना आयतन घटाता है। क्या करता है? सुकड़ता। पानी की ये खास बात है, इसका जो एक्सपेंशन नहीं होता, ये सुकड़ना शुरू कर देता। बाकी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हीट पा करके फैलती हैं, लेकिन पानी शुरुआती दौर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे उसको हीट दोगे तो वो क्या होगा? सुकड़ना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आते हो तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में पानी मैक्सिमम सुकड़ चुका होता है। यहां पर मैक्सिमम ये सुकड़ चुका है, ये मैक्सिमम सुकड़ गया। अब जब मैक्सिमम सुकड़ चुका है तो इस पर्टिकुलर सुकड़ने में देखो इतनी सी चीज सुकड़ करके इतनी हो गई, तो आप ये कहोगे ना कि इसका आयतन कम हो गया। तो इसका क्या हो गया? आयतन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के आयतन सबसे कम होगा। जब आयतन कम होता है, यहां को समझ लेते हैं, जो द्रव्यमान होता है, यहां द्रव्यमान नहीं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। चलो डेंसिटी, जिसको आप बोलते हो घनत्व, तो ये होता मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान बड़ा, आयतन वॉल्यूम। मैं इसको फिजिकली आपको याद करा दूं बिल्कुल उंगलियों पे। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कम वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी का मतलब ये है, नाम में ही छिपा हुआ है डेंस। डेंस का मतलब कितना ज़्यादा उसके अंदर कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल पास हैं, कितना ज़्यादा डेंस है। आप कहते नहीं हो कि जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो आप ये तो कहते हो कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में, इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर लोग बहुत दूर दूर रह रहे हैं तो आप ये कहोगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? बहुत कम है। तो डेंसिटी मतलब, डेंसिटी वर्ड का यही मतलब है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता। मैं कहता हूँ कि आपके पास 50 किलो का कोई इतनी बड़ी बॉल है। अब आपने इसको पीट पीट कर 50 किलो की ही है, लेकिन इतनी छोटी बॉल कर दी। तो अब वो छोटी बॉल और एक बड़ी बॉल थी 50 किलो की। अब आपसे ही पूछ रहा हूँ एक जेन्युइन क्वेश्चन, मुझे बताओ 50 किलो की छोटी बॉल, 50 किलो की बड़ी बॉल, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली यार इस छोटी वाली बॉल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटे से वॉल्यूम के अंदर आपने मटेरियल को ज़्यादा भर दिया। तो यही रीज़न है। एक्चुअल में क्या होता है, आपको वॉल्यूम पहचानना और आपको देखना उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज़्यादा मास है या नहीं। अगर ज़्यादा मास है तो डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, कम मास है तो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी का तो एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, छोटे से जितना छोटा हो उसमें जितना ज़्यादा मास और डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ को गया, सुकड़ता चला गया। अब मान लेते हैं कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जो क्या है मैक्सिमम सुकड़ चुका है। तो आप ये कहोगे कि इसका वॉल्यूम सबसे कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हो गया, उतना ही मटेरियल इतने छोटे वहाँ का सुकड़ गया, तो आप यही कहोगे ना डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो ये पूछा जाता है, रटवाया जाता है, लेकिन नहीं रटना और आपको समझना है। समझ चुके हैं आप, बस याद कर लो। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहला पॉइंट कवर। दूसरा पॉइंट ये है कि घनत्व ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा? घनत्व ज़्यादा होगा। घनत्व ज़्यादा होगा।
अब इसके बाद जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे को टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ाते हो ना, मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में क्या होता, बस आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे को जंप कर गए। पर अब क्या होगा, अब ये होगा जैसे आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गए हो तो इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये वॉल्यूम बढ़ना शुरू, जब वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, उतने ही पानी का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया तो आप कहोगे कि इसका आयतन बढ़ गया। और जब आयतन बढ़ जाता है किसी चीज़ का तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब मैं ये कहूँगा इस पर्टिकुलर केस पर आकर के कि इसका आयतन क्या है, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। दूसरा पॉइंट, घनत्व क्या हो गया, इसका कम हो गया। जब आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो चुटकियों से हो जाएगा। इसने क्या रखा है, इसने क्या रखा कि 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाए हो। तो भाई 9 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप आ रहे होगे, 9 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे ले लो, 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रहे होगे तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं ना कहीं रास्ते में पड़ेगा। तो यहाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ेगा, यहाँ ले लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आयतन ज़्यादा से कम की तरफ को आ रहा है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी तो आएगा ना, आएगा। तो पहला आयतन घटेगा, फिर आयतन वापस से बढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम होता है, यहाँ पर भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी ज़्यादा होगा, यहाँ सबसे कम आयतन होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा जब 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ को आ रहे होंगे तो आयतन पहले घटेगा फिर आयतन बढ़ेगा। तो हम यही लिखेंगे, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। नहीं, आयतन में कोई नहीं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, बिल्कुल सही, अच्छा है, जवाब बिल्कुल अच्छा है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक भी तो बहुत शानदार है, वो आपने आज सीख लिया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्वेश्चन पर बहुत सारे थ्योरी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मजेदार क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्या रखा कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव, इस्पात बोलते हैं ना, स्टील, स्टील की बात करते थे, स्टील की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। अब देखो जब आपने नाव डाली होगी तो हमसे ये पूछ रहा है कि उस नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपके पास एक बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर कुछ पानी रखा हुआ है, इस बाल्टी के अंदर कुछ पानी रखा हुआ, और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने एक काम किया, इसमें आपने एक छोटी बाल्टी ली और वो डुबो दी। इत्तेफाक से वो छोटी बाल्टी सिर्फ इतनी ही डूबी थी। ऐसा करने से जो पानी था इसका थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बाल्टी का जो आपने डुबोई है, इस बाल्टी का वेट कितना होगा। तो आप कहोगे इस बाल्टी के वेट की बात छोड़ो, मैं इस बात का बता दूंगा कि ये जो पानी हटा है, जो पानी का लेवल बढ़ा है, इसको आप निकाल कर तोल लो, इसका वेट कर लो, वजन कर लो, ये कितना पानी होगा। तो जितना पार्ट इसका डूबा है उतने पार्ट के बराबर, अब तो यहां तक आ चुका होगा ना, ये जितना पार्ट इस बाल्टी का डूबा है उस डूबे पार्ट का वजन कर लो, उतना ही होगा जितना इस उठे हुए पानी का भार होगा। ऐसा जो कहने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये था, यदि किसी वस्तु को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में आई कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है। सिंपल सा लॉजिक है, तो ये वाली बात आपको समझ लेनी है। इसका मतलब ये हुआ नीचे वाले पार्ट का जो वजन होगा, जो भार होगा, वो उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, जब इसको हमने शुरुआत में पानी के अंदर डुबोया होगा तो इतना हिस्सा इसका डूबा, तो इतने हिस्से का जो वजन होगा, इतने हिस्से का जो वजन होगा वो इसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर होगा। तो यही पूछ रहा है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा कि नाव ने जो हटाया, नाव द्वारा स्थापित पानी का भार कितना होगा। जितना नाव वो डूबी हुई होगी उस डूबी हुई नाव का वजन कर लो, डूबे हुए हिस्से का वजन कर लो, इसका वजन करो, इसका वजन, डूबे हुए हिस्से का वजन कर लो, जितना इसका वजन होगा एक्चुअल में उतना ही उस पानी का वेट होगा जो इसके द्वारा हटाया गया है। एनडीए ने एनए 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनडीए के अंदर।
तो चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नाव के भार से कम। ऐसा तो हो नहीं सकता, नाव के भार से कम कहाँ हो जाएगा। आपने देखा था जो हिस्सा डूबा था उसके वेट के बराबर था नहीं था पानी जो डिस्प्लेस हुआ था उसका वजन, तो नाव के भार से ज़्यादा, ये भी गलत। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना हिस्सा डूबेगा उस डूबे हुए हिस्से का वजन बराबर होगा उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कह रहा है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं, डायरेक्ट आंसर दे करके आपसे कह सकता हूं भैया शुक्रिया हो गया काम तमाम, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, थोड़ा लॉजिक समझा दूं ताकि आप इसको रटने से, याद करने से बच जाए। देखिएगा, मान लेते हैं कि ये आपके पास एक चादर है, ये ब्लैंकेट बिछी हुई है। अब क्या है, मान लेते हैं इसके पास जो धूल के कण हैं वो रेड वाले हैं, ये धूल के कण हैं, ऐसे ही पूरी चादर के ऊपर धूल के कण पड़े हुए हैं। अब आपने क्या किया, अब इन धूल के कणों का अपना कुछ ना कुछ वजन होगा। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं। अगर जूम करके दिखाऊंगा तो ये आ गई सतह और ये आ गए धूल के कण। अब इन धूल के कणों का अपना कुछ वजन होगा या नहीं होगा, बताओ चिल्ला के, होगा या नहीं होगा। इनका अपना वजन होगा। अब जैसे ही आपने इस पर लाठी मारी, जैसे ही आपने इस पर लाठी मारी इस तरह से, ये मेरा हाथ है, पकड़ रहा हूं, हाथ से मैंने लाठी मारी, तो चादर तो नीचे को चली जाएगी। यहां पर रखी हुई थी ये चीज, देखो देखो, यहां पर रखा हुआ था धूल का पार्टिकल। जैसे मैंने इस पर यहां डंडा मारा तो ये वाली सतह नीचे चली जाएगी। जैसे ये वाली सतह नीचे जाएगी तो भाई ये तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सेपरेट हो जाएगा ना, इससे देखो सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी नहीं आया है गति में, गति में तो चादर आई है, ये तो अपनी जगह रुकी रही थी। अब इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। आपने सुना होगा मेरे मुंह से, मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बता रखा कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व बोलते हैं इनर्शिया को। अब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, विश्राम जड़त्व है। क्यों है यार ये, क्योंकि आपने जब छड़ी से मार दिया इस चादर के ऊपर तो वो पार्टिकल तो अपनी इनिशियल स्टेज पर रुका हुआ था। अब भले ये चादर तो गतिशील अवस्था में आ गई, लेकिन वो जो पार्टिकल रखे हुए थे गंदगी के, धूल के जो पार्टिकल थे वो तो रुके हुए रहेंगे ना। अब रुके हुए रहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने छड़ मारी तो उनकी एक लेयर ऊपर ही दिखाई दे जाएगी, वो चादर नीचे को निकल जाएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम चादरों को साफ कर लेते हैं, धूल उनसे अलग कर सकते हैं। तो ये जो पूरी तरह से डिपेंड करता है वो जड़त्व के नियम पे करता है, और जड़त्व के नियम को गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, जबकि गति का प्रथम नियम दिया था न्यूटन के द्वारा। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक पेड़ है, छोटा सा पेड़ है और अमरूद का पेड़ है, उस पर बहुत सारे अमरूद, पके हुए अमरूद लगे हुए, और बहुत सारे पत्ते ऐसे भी हो चुके हैं उसके जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो आप क्या करते हो, आप उसे पकड़ते हो और हिला देते हो। हिलाने से क्या होगा, हिलाने से ये होगा जो अमरूद लटका हुआ है, जो लटका हुआ है, आपने इसको हिला दिया तो हिलाने से क्या होगा, ये डाल तो गतिशील अवस्था में आ गई, लेकिन अमरूद जो है वो रुका हुआ ही होगा, वो धीरे धीरे गतिशील अवस्था में आएगा। उतने में आप नीचे को फिर कर दिए पकड़ करके इस वाली डाल को, तो जब तक ये ऊपर पहुंचता उससे पहले आपने नीचे को कर दिया ये, तो यहाँ से फिर ये ब्रेकिंग हो जाएगी, टूट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि आप इस पर भी जड़त्व का नियम लगा रहे हैं, गति का, न्यूटन के गति के विषयक नियम में से पहला नियम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप उसको हिलाते हो तो वो टूट जाता है। देखो जैसे मैंने इसको ऐसा किया तब तक मेरा ये वाला हाथ नहीं आया, ये बाद में आया, जब मैंने इसको नीचे किया वापस ये, तो बस यही है यार, कुछ टाइम लगता है रिएक्शन में उसकी, जिसकी वजह से ब्रेकिंग आ जाती है। तो वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले समझाया था और ये दोनों एग्जाम्पल गति के प्रथम नियम को फॉलो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ ना कुछ नया सीखा है। अगर सीखा है सीरियसली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। जो रेड बटन है उस पर लात मारो, घूंसा मारो या फिर पेन फेंक के मारो। वो रेड से सिल्वर है, रेड से कौन से कलर का होता, ब्राउन कलर का होता, शायद वो स्लेटी कलर का होता, सिल्वर, अरे जो भी हो, तो बाय द वे रेड कलर से वो सुरमई कलर का हो जाना जरूर चाहिए। आप उस पर हिट करो, लात मारो, घुस मारो, रेड कलर पे बटन, रेड बटन पे क्लिक हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कैसा होगा लेकिन आपको करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हो सके तो शेयर करें उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं साइंस के अंदर। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।